गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है। ओके, फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं और क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें। हमने एक एग्जांपल लिया था डैनियल सेल का और फिर उसके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझा था। ओके, और अब मैंने बताया था कुछ स्टेप्स बचे हुए थे उसके, जो हमको आज बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड में। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट से हमें इतना समझ में आ गया कि किस तरह से एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, और वो किस तरह से वर्क करती हैं। ओके, और किस तरह से उसमें कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होती हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, किस तरह से हम कुछ कर सकते हैं उनको चेंज करने के लिए, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। हमने सारी चीज़ें उसमें मेंशन की थी काफ़ी कुछ। तो एक बेसिक हमें स्ट्रक्चर या बेसिक कह सकते हैं नॉलेज उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम जान चुके हैं। ओके, ठीक है ना। तो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है जो इस चैप्टर का नाम है वो इसलिए है क्योंकि हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है हाउ टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जीज, और केमिकल एनर्जी को कैसे हम उसमें चेंज करेंगे। तो डैनियल सेल जो था, डैनियल सेल का यूज़ हमने किस में करना है, टू चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें साल्ट ब्रिज कैसे वर्क करता है, मैंने साल्ट ब्रिज के बारे में बताया आपको कि किस तरह से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसमें किस किस के सॉल्यूशन के मिला करके उसको यूज़ किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो अब सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे हम, सेल का रिप्रेजेंट अगर आपको पेपर पे करना तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हम जिस तरह से हमने वहाँ पे बताया आपको उस तरह से यहाँ पे एक लाइन से, ऑब्लिक लाइन से डिवाइड करेंगे दोनों चीज़ों को। जिस तरह से जैसे ये मेटल हमारा है सॉलिड, ठीक है ना, और इस मेटल का जो है ये आयन है, NMN प्लस एक्वस है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, और ये क्या है, मेटल रॉड। मेटल रॉड है, उसी मेटल का ये सॉल्यूशन है। ओके, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। या फिर जो दूसरा हमारा कॉपर का था उसको Mn प्लस, इस तरह से ये एक्वस है आपका, और फिर ये किस में चेंज होता है, और इसके साथ कौन सा रॉड लगा हुआ है, इसके साथ भी इस तरह का रॉड लगा हुआ है। ठीक है ना, ये इस तरह से बना ये सॉलिड। अब जैसे हमने आपको डिस्कस किया जिंक और कॉपर का डिस्कस किया था, जिंक का अगर कॉपर का डिनोट करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जिंक Zn2 प्लस एक्वस। ओके, और ये कॉपर 2 प्लस था, तो इसमें किस में चेंज हो रहा था, ये एक्वस, एक इसमें चेंज हो रहा था आपका कॉपर में, Cu सॉलिड में चेंज हो रहा था। ठीक है ना। अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन है आपका, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है लेफ्ट, और ये क्या है आपका रिडक्शन वाला पार्ट है। ये रिडक्शन का पार्ट है और ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है। ठीक है, तो सेल में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बताया किस तरह से हम दिखाते हैं। दोनों सेल को, एक जो दोनों सेल हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको हम एक डबल लाइन से सेपरेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इस तरह से है तो आपका Zn2 प्लस, या फिर Zn प्लस प्लस कर सकते हैं, ये एक्वस में, और इसको हम इस तरह से ये डबल लाइनिंग कर देंगे। ये क्या है आपका, एक तरह से साल्ट ब्रिज की तरह वर्क करता है, ये आपका साल्ट ब्रिज की तरह से वर्क करता है। इट मीन साल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। ठीक है, Cu2 प्लस और Cu सॉलिड, ये है आपका एक्वस, इस तरह से हो गया। ठीक है ना। अब हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हो जाएगा आपका रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ
सेल। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये आपका रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि अगर वो कंसंट्रेशन में दिया हुआ कि किस तरह से कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दिया हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसे, इस तरह से Zn 2+ ये आपका, और ये रहेगा 1 मोल। ठीक है, कैपिटल में रहेगा 1 मोल। यहाँ पे साल्ट भी लगाएंगे हम, और फिर यहाँ से Cu2+ 1 मोल एंड आफ्टर दैट Cu सॉलिड। ओके, ये सॉलिड है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस समझ में आएगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसका, ये मेटल रॉड है और ये मेटल का साल्ट है। ये मेटल है और मेटल रॉड है, मेटल का साल्ट है और इसका रॉड है। तो उसी के सेल्फ में ही होता है, सेल्फ के सॉल्यूशन होता है उसका, जिसका रॉड होता है उसी का सॉल्यूशन भी होता है, साल्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो आता है पॉइंट वो है सेल रिएक्शन का। सेल रिएक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ध्यान दे रहा है, इन सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल्ड। यू कांट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करनी होगी, एडिशन या जो भी, कि उसमें से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, जैसे सपोज करिए हमारा जो ये हाफ रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किस तरह से था, इस तरह से Zn 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था हमारा, ये था ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये था दूसरा क्या था, Cu2+। ठीक है ना, ये Cu2+ था +2 इलेक्ट्रॉन। ये फिर किस में चेंज हो रहा था आपका, Cu में। ये सॉलिड था, ये एक्वस था आपका, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। ठीक है ना, इस तरह से ये आपका हो रहा था। ये क्या था, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल। इस तरह से आप अरेंजमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो या कुछ भी करना हो तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसको सही कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए, Zn सॉलिड प्लस Cu2+। ठीक है ना, सेकेंड साइड में क्या बचा है आपका, Zn 2+ + Cu सॉलिड, ये आपका एक्वस और सॉल्ट। तो ये आपका हो गया सेल रिएक्शन। ओके, और अगर आपको कुछ और भी सेल रिएक्शन बनाना हो, जैसे इस तरह से आपको राइट सेल रिएक्शन फॉर, अगर आपको इसके लिए सेल, जैसे निकिल का है, निकिल 2+ साल्ट ब्रिज और Ag प्लस एक्वस कर देंगे, इसको सॉलिड कर देंगे। ये किस में चेंज होगा, Ag में सॉलिड। तो इसके लिए सेल रिएक्शन मतलब क्या करेंगे आप, देखिए कैसे बनाएंगे सेल रिएक्शन। पहले हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो इसका हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, निकिल सॉलिड, ये चेंज हो रहा है आपका निकिल 2+ में एक्वस, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये किस में चेंज हो रहा है, Ag में सॉलिड, ये एक्वस। ठीक, ये है आपका रिडक्शन हाफ सेल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, Ni निकिल सॉलिड, निकिल 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे ये हो जाएगा आपका 2Ag
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 निकिल 2 प्लस, ठीक है ना, यहाँ सॉरी 2 Ag ये हो जाएगा आपका सॉलिड। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका फाइनल निकिल सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस इक्वस, और इधर क्या बचता है आपका 2 Ag, सॉरी निकिल 2 प्लस, हाँ निकिल 2 प्लस इक्वस प्लस 2 Ag, ठीक है, ये आपका बच गया, ये आपका होगा फाइनल। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अगर हमें पूछा जाता है क्रोमियम का, पूछा जाता है कॉपर, क्रोमियम का, क्रोमियम लेड का, या फिर किसी भी और चीज़ का, तो हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह से सॉल्व कर चलेंगे, ठीक है ना। आज का हमारा जो एक अच्छा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है एक तरह से, इसको हमको पढ़ना है। इसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हेडिंग है हमारा अगला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए देखते हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। एक मेटल रॉड लेते हैं, ठीक है ना, एक मेटल रॉड लेते हैं, और इस मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उसी के सॉल्यूशन। जैसे इस तरह से हम लेते हैं, यहाँ पे एक है ये, इस तरह से लेते हैं ये, हम तीनों को अलग अलग से स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या लिया, एक मेटल रॉड लिया, ये मेटल रॉड है, ठीक है, ये मेटल रॉड M मान लीजिए इसको, और यहाँ पे क्या है Mn प्लस का ये सोल्यूशन है, ठीक, इसको इसमें हमने डीप किया हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पर भी लिया हुआ है, वही चीज़, सेम थिंग, सेम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं आपको 2-3 जगह। ये भी M है, और ये क्या है Mn प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी ये आपका मेटल रॉड है, इस तरह से ये सॉल्यूशन Mn, ठीक है, ये M रॉड है। अब देखिए होगा क्या, 3 चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट, ये जो Mn प्लस है, Mn प्लस बिना किसी डिफेक्ट के, विदाउट किसी कोलिजन, इसको कोलाइड करके बिना किसी रिएक्शन के अगर ये हो जाता है, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं करना चाहता, तो फिर इस तरह से इसमें क्या करेगा, ये इधर से टकराएगा और फिर इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, Mn प्लस, और फिर ये Mn प्लस, ये इसी में रहेगा, सॉल्यूशन में ही बाहर निकलेगा, मतलब इट मीन्स कि यहाँ से कॉलेज होकर इधर चलाएगा। सेकेंड क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कब होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे तो क्या होगा, ठीक है। सपोज करिए अगर इससे अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चेंज हो जाता है मेटल में, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और इसमें क्या हो सकता है कि ये जो होता है Mn प्लस आपका है, ये Mn प्लस जो M है आपका, यही M ऑक्सीडाइज होकर के Mn प्लस और N इलेक्ट्रॉन चेंज जाए, ऐसे हो सकता है कि ये जो M है आपका, ये चेंज हो जाता है Mn
प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफ द मेटल रॉड हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, सो this reaction will take place. If metal have tendency to reduce, so this reaction will take place. If there is no reduction or oxidation, then this situation will create. तो हमने 3 सिचुएशंस देखे किस तरह से ये हो रहा है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब ये जो हमारा है, यहाँ पे जब ये यहाँ पे जा रहा है, ये Mn प्लस चेंज हो रहा है, तो क्या करेगा, ये Mn बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब इसमें चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये बढ़ता चला जा रहा है। दोनों में अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है ना। तो द पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम मेजर करेंगे, एक जो हमारा यहाँ पे है, दोनों केसेस में एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा वो इस तरह से होगा, Mn प्लस एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन, ये है आपका इस तरह से, ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ का इक्विलिब्रियम जो हो इस तरह से हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम तक ही ऐसा चेंज होता रहेगा, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव, Mn प्लस पॉजिटिव, Mn प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा सॉरी यहाँ पे जो होगा पॉजिटिव बढ़ेगा, ठीक है, निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा निगेटिव बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ये निगेटिव 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 बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये समझा आपने कि किस तरह से ये प्रोसेसिंग हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव है तो इसमें सब निगेटिव 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 डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 सिचुएशंस हैं हमारी। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में, इसके और सॉल्यूशन के और रॉड के बीच में, सॉल्यूशन और रॉड के इक्विलिब्रियम के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। तो इस रॉड और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। ये दोनों चीज अलग अलग है। इफ मेटल्स हैव टेंडेंसी, इफ मेटल हैव हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, सो दिस सिचुएशन विल क्रिएट। इफ मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस, तो ये रिएक्शन होगा इस तरह से, Mn ये, ठीक है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या कहते हैं, उसको रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये Mn प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 0 था, 0 से यहाँ पे हो गया। तो एक ये सीधे समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इन दोनों को सिचुएशन करके हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड मेटल जो होगा and its ion in electrolytes, ये इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस अंडर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, अंडर इक्विलिब्रियम इज
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, इस रॉड के बीच में और इस इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तीनों सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे, तीनों। इसमें क्या हुआ, कोलाइड करके चला गया, कोई रिएक्शन, ना रिडक्शन ना ही ऑक्सीडेशन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये इसमें क्या किया इसने, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया और Mn यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखने लगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए तो यहाँ पे प्लस प्लस बच गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहीं इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और खुद चेंज हो गया, किसमें, एमिनो प्लस में चेंज हो गया। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए और फिर इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, वो क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयंस। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटल्स में हैव हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस, मेटल्स में हैव हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तो नेचर ऑफ मेटल्स कैसा है ये डिपेंड करता है और उसके आयंस से क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। तो इस सबके जो पोटेंशियल होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है ना। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पे Zn इस तरह से हो रहा है, Zn2+, ठीक है, और आयरन Fe2+ या Fe3+, तो इन सबके क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। ठीक है ना, सबकी टेंडेंसी अलग अलग होगी। अब आयरन का अलग प्रॉपर्टी होता है, जिनका अलग प्रॉपर्टी, मेटल तो है दोनों ही लेकिन अलग प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये फेरस और फेरिक दोनों ही सेम मेटल है, फिर भी यहाँ पे उनमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है किस तरह से वो बिहेव करते हैं, क्या होता है। ठीक है ना। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। आयंस का जो कंसंट्रेशन है आपके इलेक्ट्रोलाइट में वो भी डिपेंड करता है, उसकी वजह से भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट होता है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, अब जैसे इन केस ऑफ गैस, तो इन केस ऑफ गैस क्या करते हैं, इसको हम पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जैसा होगा वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को अफेक्ट करेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से हो सकता है प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाए या रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे ये डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होते हैं। इसके लिए अगर आपको हमें नस्ट इक्वेशन पढ़ना है इसके बाद, तो उस नस्ट इक्वेशन के लिए हमें
कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा है वो है हेडिंग नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन के लिए हम पहले कुछ चीज़ें एक स्टैंडर्ड वे में समझ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उसके लिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस कैसे समझेंगे, जैसे फर्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो है आपका हम 1 मोलर ले लेंगे। ठीक है, सेकेंड में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो हम 1 ATM ले लेंगे, 1 ATM या फिर 1 बार, इस तरह से। ठीक है ना। थर्ड आपका जो टेम्परेचर होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा 293 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन होगा उसको समझने के लिए। ठीक है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन होंगे उसको समझने के लिए। अब ये जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन इसी के बेस पे हम समझेंगे। ठीक है ना, तो एक टर्म है बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, SEP। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है उसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर वे में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम से और कंपटीशन के वे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, तो इसको आप रिवाइज करिए और इसको समझने की कोशिश करिए, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सेल कैसे बना सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसके बाद सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और किस तरह से वेरी करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे हम, ये आपने देखा। ठीक है ना, और उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हमने पढ़े, नेचर ऑफ मेटल आयंस, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और थर्ड हमने पढ़ा टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने कहा कि नस्ट इक्वेशन पढ़ना है, तो नस्ट इक्वेशन मैंने एक आपको आइडिया दिया कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान लेते हैं पहले हम, उसके बाद ही उसको पढ़ेंगे, जिससे कि हमें परफेक्टली समझ के आए, और फिर वेरी करेगा जहाँ पे हम उसको उस तरह से समझेंगे। लेकिन पहले हम एक स्टैंडर्ड चीज़ कंडीशन मान करके उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेंगे। ठीक है ना, 1 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन लीटर। ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सेकेंड क्या था आपका, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो लेते हैं हम उसको 1 ATM ले लेंगे या 1 बार ले लेंगे। ठीक, टेम्परेचर हमारा जो होगा वो 273 नहीं बल्कि 298। ठीक है ना, ये होगा आपका 298 केल्विन। ठीक है ना, 298 केल्विन क्या होता है, 273 को 25 सेट करेंगे तो ये 298 केल्विन हो जाएगा आपका, और ये 25 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में, जो कि रूम टेम्परेचर है। ठीक है, और अब इसी को स्टैंडर्ड मान के हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा। ठीक है ना, क्या होमवर्क क्या है कि आपको एक सेल में बता रहा है, उसका सेल का रिएक्शन लिखना है। राइट द सेल रिएक्शन फॉर इसके लिए आपको सेल का रिएक्शन लिखना है। क्या है ये, क्रोमियम Cr3+ एक्वस, ये सॉलिड है आपका, ये क्रोमियम है Cr। ओके, यहाँ पे सॉलिड भी दिखाया मैंने, और Pb2+, ठीक है, एक्वस
एंड दैट Pb सॉलिड। ठीक है, तो इसका आपको क्या लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है। सेल रिएक्शन लिखेंगे, अब उसमें जो भी होगा, अगर आपको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना चाहे जैसे भी, इलेक्ट्रॉन्स को आप कैंसिल कर देंगे, उसके बाद जो फाइनल रिएक्शन आएगा उसको आप लिख देंगे, वही आपका होगा आंसर। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।